India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको बताएंगे कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह के खिलाफ दिया सीबीआई को अंतरिम जांच का आदेश। कहा 15 दिनों के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट पेश करे। सीबीआई की एफआईआर जरूरी है या नहीं। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। भ्रष्टाचार मामले में ट्रायल पर लगा स्टे। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में ट्रायल चलाने के लिए 2 विशेष कोर्ट के गठन का किया फैसला। अरुण भारद्वाज और संजय बंसल को विशेष न्यायाधीश किया गया नियुक्त। दिल्ली हाईकोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार। कहा विज्ञापनों पर पैसा खर्च करने के बजाय दे एमसीडी कर्मचारियों को वेतन। India Legal presents Courts Roundup. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और 15 दिन के अंदर सीबीआई को जांच शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि 15 दिन के तक वो सीबीआई इस मामले को देखे और 15 दिन के बाद सीबीआई निदेशक ये तय करे कि मामले में एफआईआर होनी चाहिए या फिर नहीं। फैसले के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि 100 करोड़ रुपए वसूली के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई 15 दिन के अंदर अपनी प्राथमिक जांच की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। हालांकि सीबीआई इस मामले में तुरंत केस दर्ज नहीं करेगी। याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर हुई है। पुलिस से जांच की अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह पर लगे सभी आरोप गंभीर हैं। कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पर आरोप लगाए गए हैं, वो ही राज्य के गृह मंत्री हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते, इसीलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई को शुरुआती जांच करनी चाहिए, जिसमें सभी को सहयोग करना होगा। 15 दिन के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर सीबीआई की रिपोर्ट में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर केस पुख्ता बनता है तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी। वरिष्ठ वकील घनश्याम उपाध्याय ने भी एक याचिका फाइल की थी। उनकी याचिका में उन्होंने सचिन वाजे, एसीपी संजय पाटिल, डीसीपी राजू भुजबल, परमबीर सिंह और अनिल देशमुख के खिलाफ एक्सटॉर्शन के आरोपों को लेकर सीबीआई, ईडी, एनआईए की जांच की मांग की थी। साथ ही कहा कि इस मामले में लोगों की संपत्ति भी जब्त होनी चाहिए। पाटिल ने भी इसी से मिलती जुलती याचिका को हाईकोर्ट में दायर किया था, जिसमें उन्होंने परमबीर सिंह द्वारा अनिल देशमुख पर लगाए गए एक्सटॉर्शन के आरोपों को लेकर सीबीआई की जांच की मांग की थी और कहा था कि परमबीर के लेटर के मुताबिक उन तमाम तारीखों पर अनिल देशमुख के बंगले पर कौन कौन मिलने आया था और उसकी पुष्टि करने के लिए उस बंगले की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का जब ट्रांसफर किया गया था, उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें दावा किया गया था कि अनिल देशमुख द्वारा सचिन वाजे को मुंबई से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया गया था। परमबीर सिंह ने इसके अलावा भी अनिल देशमुख पर कई आरोप लगाए थे। परमबीर सिंह ने इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने परमबीर सिंह को पहले हाईकोर्ट जाने के लिए कह दिया था। इसी के बाद परमबीर सिंह और अन्य लोगों ने अनिल देशमुख के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें उसने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ जमीन अधिग्रहण के इरादे से अधिसूचना वापस लेने से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे के नेतृत्व वाली एक पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को कथित तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ जमीन अधिग्रहण के इरादे से अधिसूचना वापस लेने से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के मामले में आपराधिक मुकदमे पर रोक लगा दी है। येदियुरप्पा के खिलाफ नीचे शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2008 से 12 में मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने भूमि अधिग्रहण के जरिए 20 एकड़ जमीन को गैर कानूनी रूप से ताकि निजी पक्षकारों को अनुचित लाभ मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा को एक जमीन घोटाले से जुड़े मामले को होल्ड पर डाल दिया है। इसमें कथित रूप से कई एकड़ जमीन को अवैध तौर पर डीनोटिफाई घोषित किया गया था। इस जमीन को एक आईटी परियोजना के लिए अधिग्रहित किया गया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें आपराधिक मामले को समाप्त करने की मांग की गई थी। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे के नेतृत्व वाली एक पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा रद्द किए जाने वाली मांग वाली याचिका हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने विशेष सुनवाई अदालत को येदियुरप्पा के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेने और 2012 में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। बीते फरवरी महीने में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक विशेष अदालत को निर्देश दिया था कि वे सीएम येदियुरप्पा पर लगे आरोपों का संज्ञान लेने और 2012 में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर किए गए आरोप पत्र के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। बीएस येदियुरप्पा ने हाईकोर्ट के 21 मार्च के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हुई और शीर्ष न्यायालय ने मामले पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों से संबंधित अपराधों से निपटने और विशेष रूप से ट्रायल चलाने के लिए 2 विशेष न्यायालयों का गठन करने का फैसला किया। सीजेआई बोबडे, न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यम की 3 जजों की पीठ ने अरुण भारद्वाज और संजय बंसल को उनकी वरिष्ठता के लिए विशेष न्यायालय 1 और 2 के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया है। 2 विशेष न्यायालयों को नियुक्त करने का निर्णय वरिष्ठ वकील आर.एस. चीमा द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा लिया गया है और कि पहले केवल एक विशेष न्यायालय था जिसने सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में भरत पराशर को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। निचली अदालत में चर्चित कोयला घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे स्पेशल सीबीआई जज भरत पराशर को हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी जगह 2 जजों की नियुक्ति की है। अरुण भारद्वाज और संजय बंसल को 2014 से लंबित पड़े कोयला घोटाले मामले की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया। इससे पहले विशेष न्यायाधीश भरत पराशर कोयला घोटाले से जुड़े करीब 40 मामलों की सुनवाई कर रहे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने शीर्ष अदालत को पत्र लिखा था कि पराशर के स्थान पर किसी अन्य उपयुक्त पीठासीन न्यायिक अधिकारी को नामित करने या नियुक्त करने की अनुमति दी जाए। शीर्ष अदालत ने इस पत्र का संज्ञान लेकर पराशर की जगह 2 न्यायाधीशों को नियुक्त किया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ओर से मुहैया कराए गए 5 न्यायिक अधिकारियों के नामों पर चर्चा की। न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम भी इस पीठ में शामिल थे। पीठ ने पराशर के स्थान पर किसी एक विशेष न्यायाधीश को नियुक्त करने के बजाय विशेष लोक अभियोजक आर.एस. चीमा के सुझाव को मानते हुए 2 पीठासीन अधिकारियों को नामित किया। चीमा ने कहा कि 41 लंबित मामले हैं और 2 अदालतों का गठन करना उचित रहेगा। इसके बाद पीठ ने भारद्वाज और बंसल को कोयला घोटाले मामले की सुनवाई के लिए गठित
2 अदालतों की अध्यक्षता करने के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से निचली अदालत के उच्च क्षमता एवं पूर्ण सत्यनिष्ठा वाले 5 न्यायाधीशों के नाम मांगे थे, ताकि उनमें से किसी को 2014 कोयला घोटाला मामले की सुनवाई कर रहे भरत पराशर के स्थान पर विशेश न्यायाधीश नियुक्त किया जा सके। शीर्ष अदालत ने 2014 में 214 कोयला खदानों के आवंटन रद्द कर दिए थे, जिन्हें वर्ष 1993 से 2010 के बीच केंद्र सरकार ने आवंटित किया था। साथ ही विशेष सीबीआई न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के आदेश दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायण के प्रताड़ना मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इसरो जासूसी मामले में जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एक उच्च स्तरीय समिति ने शीर्ष अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस डीके जैन की अगुवाई वाली कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायण के प्रताड़ना मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करने का फैसला लिया है। 2018 में इस मामले की जांच के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस डीके जैन की अगुवाई वाली कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2018 को कमेटी का गठन किया और केरल सरकार से कहा था कि नारायण के अपमान के मामले में उन्हें 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। 1994 का ये मामला है। इसमें आरोप है कि कुछ गोपनीय दस्तावेज अन्य देशों के लोगों को सौंपा गया था। इस मामले में साइंटिस्ट नारायण को गिरफ्तार किया गया था। 1994 में इसरो में जासूसी कांड की बात सामने आई। आरोप लगा कि नंबी नारायण, डी शशि कुमार समेत 4 लोगों ने इसरो की सीक्रेट्स पाकिस्तान समेत कई दूसरे देशों को बेचे। अक्टूबर 1994 में केरल पुलिस ने मालदीव की महिला मरियम राशिदा को पकड़ा। पुलिस ने आरोप लगाया कि इसरो के वैज्ञानिकों ने मालदीव की महिलाओं के जरिए इसरो के रॉकेट के सीक्रेट्स दूसरे देशों को बेचे। बाद में इस मामले की जांच इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी को सौंपी गई। बाद में इसमें सीबीआई की एंट्री भी हो गई। 2 साल बाद 1996 में सीबीआई ने बताया कि वैज्ञानिकों पर फर्जी आरोप लगाए। कोई सीक्रेट्स किसी दूसरे देश को नहीं बेचे गए। इस आधार पर सभी को रिहा कर दिया गया। 1998 में केरल की सीपीएम सरकार ने मामले की जांच दोबारा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराने से मना कर दिया। साथ ही नंबी नारायण को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। बाद में नंबी नारायण ने राष्ट्रीय मानवाधिकार का दरवाजा खटखटाया और 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। मानवाधिकार आयोग ने 2001 में नंबी नारायण को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने मानवाधिकार आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां मानवाधिकार फैसले को सही ठहराया गया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो नंबी नारायण को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे। सुप्रीम कोर्ट ने जिन पुलिस अधिकारियों के कारण नंबी को मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई के बारे में कमेटी को सुझाव पेश करने को कहा गया था। कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है और अब मामले में आगे की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन तय वक्त पर न मिल पाने के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार राजनेताओं की तस्वीरों के साथ ही अखबारों में पूरे पन्ने का विज्ञापन देती है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या यह अपराध नहीं है कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी आप पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। अगर आप इन कर्मचारियों को तय वक्त पर तनख्वाह देते तो आपका कहीं ज्यादा नाम हो सकता है। कोर्ट के कहने के बावजूद तय समय पर दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन और पेंशन का भुगतान न करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम और दिल्ली सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। कोर्ट ने कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई और नॉर्थ एमसीडी की भुगतान के लिए समय सीमा बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर सरकार इन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान तय समय पर कर देती तो कहीं ज्यादा नाम होता। दिल्ली हाईकोर्ट मामले में अगली सुनवाई
27 अप्रैल को करेगी। और ऐसे में आपको बता दें कि एमसीडी की ओर से कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में दिल्ली सरकार ने मात्र 109 करोड़ का फंड दिया, जबकि 400 करोड़ का फंड दिया जाना था, जिसके चलते कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों नगर निगमों को 5 अप्रैल तक सभी कर्मचारियों के मार्च तक के लंबित वेतन के भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कर्मचारी को केवल जनवरी और फरवरी महीने तक का ही वेतन दिया गया है, जिस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निगम की फटकार लगाई है और कहा है कि मामले में भुगतान के लिए समय सीमा और नहीं बढ़ाई जाएगी। सभी कर्मचारियों के मार्च तक के वेतन का बिना किसी देरी के भुगतान किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शादी के झूठे वायदे के बहाने एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी दिल्ली के एक डॉक्टर को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने माना कि मामले में जबरदस्ती यौन हमला नहीं किया गया था। अदालत ने आगे कहा कि ये बताने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि आरोपी ने शादी का वायदा किया था, और इसीलिए ये सवाल कि क्या अभियोजक की शारीरिक संबंध बनाने की सहमति स्वतंत्र सहमति थी या नहीं, ट्रायल में तय करने की आवश्यकता है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता सफदरजंग अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर है और ये नहीं कहा जा सकता कि वह अभियोजन पक्ष को डराने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में होगा। सबूत जुटा लिए गए हैं। याचिकाकर्ता का मोबाइल फोन पुलिस के पास है। शिकायत के तहत महिला ने आरोप लगाया था कि सफदरजंग अस्पताल में उसके पिता के इलाज के दौरान याचिकाकर्ता डॉक्टर उसके घर पर आए और शादी के इरादे से अपनी प्रोफाइल दी और उसका प्रोफाइल मांगा। 6 मार्च 2021 को सत्र न्यायालय के इस आधार पर आरोपी की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता और अभियोजन पक्ष के बीच शादी के वायदे के बाद यौन संबंध स्थापित हुए थे और इसीलिए याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। शुरुआत में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता डॉक्टर को अग्रिम जमानत देते हुए तर्क दिया। अभियोजक एक मेकअप कलाकार है और दिल्ली का निवासी है। ये नहीं कहा जा सकता है कि वह एक भोली महिला है। ये जबरदस्ती यौन हमले का मामला नहीं है। इस समय रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है जो दर्शाता हो कि याचिकाकर्ता ने अभियोजन पक्ष से शादी का वायदा किया था और इसीलिए अभियोजन पक्ष द्वारा शारीरिक संबंध बनाने के लिए दी गई सहमति एक स्वतंत्र सहमति थी या नहीं, ये केवल ट्रायल में तय किया जाएगा। याचिकाकर्ता को 50,000 रुपए की पर्सनल बॉन्ड पर और उसी राशि की एक सिक्योरिटी पर जमानत दी गई है। आपको बता दें कि हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा था कि झूठी वायदा खिलाफी के बहाने अभियोजन पक्ष के साथ यौन संबंध बनाने को परिभाषित करने वाले कानून में संशोधन की जरूरत है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह ट्रायल कोर्ट में उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मां के खिलाफ लगाए गए बेवफाई के आरोपों पर भरोसा करते हुए बच्चे की कस्टडी देने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि अभिभावक अधिनियम की धारा 17 के साथ साथ माइनॉरिटी एक्ट की धारा 13 के मद्देनजर अभिभावक नियुक्त करते समय नाबालिग का कल्याण न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाने वाला सर्वोपरि विचार है। हालांकि यह उन मामलों में एक कल्पना बनकर रह जाता है जहां माता पिता के बीच टकराव होता है। संक्षेप में तथ्य कोर्ट ने एमिकस क्यूरी को नियुक्त किया था जिन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा था कि बच्चे अपनी मां को याद करते हैं और लक्षीन उम्र में ही बड़ा है, इसीलिए उसे समझा बुझाकर मां के खिलाफ कर दिया गया है। और इसके बावजूद भी वह अपनी मां से मिलने के लिए उत्सुक था और उसे याद कर रहा था। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित किए गए आदेश को रद्द कर दिया गया और ये निर्देश दिया गया कि नाबालिग बच्चों की कस्टडी 7 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को दे दी जाए। प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के निवास पर और उसकी उपस्थिति में हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार बच्चों से मुलाकात के अधिकार दिए गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.